बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसमें आपको यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ के जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है सारे के सारे आपको रिविजन उनका देखने को मिलने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले आपके सामने जो है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है वो रिन्यूएबल है। साथ के साथ मैं आपको एक बात बताऊं, ये सॉल्यूशन वाली पीडीएफ है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, मस्ट है, जरूर से ज्वाइन कर लेना सारे विद्यार्थी, आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो इनमें से कौन सा संसाधन है वो रिन्यूएबल है। कौन सा संसाधन रिन्यूएबल है आपके सामने? सौर ऊर्जा। अब आपके सामने दो प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनकी आप फिर से ऊर्जा का निर्माण कर सकते हो। जैसे सौर ऊर्जा है, वो असीमित काल तक रहने वाली ऊर्जा है जो जल्दी से खत्म नहीं होगी। समझ में आ गया? तो ऐसे सौर ऊर्जा के प्रकार जो प्राकृतिक हो और प्राकृतिक में असीमित मात्रा में प्राप्त हो आपको, उसको क्या कहा जाता है? अक्षय ऊर्जा स्रोतों के नाम से जाना जाता है। नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं आपके सामने? अनवीनवीकरण भी जिनको बोला जाता है, वो वाले आपके सामने ऊर्जा संसाधन जो सीमित मात्रा में आपके सामने, आपकी पृथ्वी पर, आपके भूगोल पे, आपके जो आपके आसपास जो मौजूद होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? आपके सामने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। इनमें से अब आपके सामने क्या कोयला है, वो सीमित मात्रा में, असीमित मात्रा में। तो कोयला आप सबको पता है हमारी पृथ्वी पर सीमित मात्रा में मौजूद है। ऐसे ही पेट्रोलियम और ऐसे ही प्राकृतिक गैस, ये आपके सामने कुछ सीमित मात्रा में है। ये आज नहीं तो कल क्या हो सकते हैं? खत्म हो सकते हैं। लेकिन जो सौर ऊर्जा है वो आपके सामने असीमित मात्रा में आपके सामने पृथ्वी पर मौजूद होती है। सौर ऊर्जा है, सूर्य का जितने दिन अस्तित्व है इतने दिन सूर्य की किरणें आती रहेंगी और इतने दिनों में क्या होगा? सौर ऊर्जा का निर्माण होता रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी है, वो सही आंसर होने वाला है। अगले वाला है, विश्व में सबसे ज्यादा उपजाऊ दोमट मिट्टी कहां पर पाई जाती है? तो कहां पर पाई जाती है? भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ दोमट मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, दोमट मिट्टी होती कौन सी है? दो दोआबों के बीच में जो मिट्टी पाई जाती है उसको दोमट मिट्टी कहा जाता है। अब आप कहोगे कि सर दोआब क्या होते हैं? दोआब होते हैं सर दो, आपके सामने जो दो नदियों के पार्ट होते हैं। समझ में आ गया? एक ये आपके सामने जो तटबंध है, दूसरा तटबंध है, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है इसको दोआब क्षेत्र बोला जाता है। मतलब ऐसे समझ लो, दो नदियों के बीच के क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उसको दोआब के नाम से जाना जाता है। जो नदियां हैं वो आपको क्या करती है? आपके सामने हिमालय हो गया या फिर जहां से पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, वहां से जो मिट्टी है वो अपने साथ लाती हैं और मैदानी क्षेत्रों में छोड़ देती है। ये मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है और यहाँ पर सबसे ज्यादा आपके सामने क्या है? उपजाऊपन देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा फसल का उत्पादन होता है। उदाहरण स्वरूप बताऊं, गंगा के मैदान, गंगा के जो मैदान है वो आपके सामने दोआब मिट्टी के ही क्या है? एक बहुत अच्छे उदाहरण है। तो सबसे ज्यादा दोमट मिट्टी वो कहां पर पाई जाती है? भारत में सबसे ज्यादा दोमट मिट्टी है वो पाई जाती है। इसका उदाहरण चाइना भी हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा कहां पर पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। अच्छे से समझ में आ गया आपको ये वाला सिस्टम क्या होता है दोमट मिट्टी का? अगले वाला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के प्रमुख कारण क्या होता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, उसके प्रमुख क्या क्या कारण होते हैं, किस प्रकार से ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। अच्छे से समझेंगे। प्रमुख कारण क्या है भाई, किस कारण से फैलता है अपने को ये बताना है, प्रभाव नहीं बताना है। यहाँ पर पहला है जल प्रदूषण, तो जल प्रदूषण तो ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रभाव है। समझ में आ गया? ओजोन क्षरण ये भी प्रभाव है। कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे और ध्वनि प्रदूषण। तो आपके सामने जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, इससे जल प्रदूषण देखने को मिलता है, ओजोन क्षरण देखने को मिलता है और ध्वनि प्रदूषण प्रभाव के स्वरूप देखने को मिलता है। लेकिन होता किसके कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। कुछ ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है, जैसे कि अपनी पृथ्वी है, समझ में आ गया? पृथ्वी पे सूर्य की किरणें आती हैं, है ना? ओजोन परत द्वारा उनका क्या चाहता है, काफी जो यूवी रेडिएशन उनको वहीं पे रख दी जाती है और बाकी की सीधी पृथ्वी पर हमारे टकराती है। अब पृथ्वी एक ये समझ लीजिए कांच की तरह होती है, यहाँ पर कोई सूर्य की किरण आई, इसको ये वापस रिफ्लेक्ट कर देती है अंतरिक्ष की तरफ। समझ में आया? कोई सूर्य किरण आई, उसको वापस भेज दिया। अब हमारा जो वातावरण है उसके अंदर वायु अलग अलग प्रकार की वायु पाई जाती हैं, उसमें अलग अलग गैस होती हैं।
जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इनमें से कुछ गैसेज ऐसी होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, है ना, सीओ हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई। ये कुछ ऐसी गैसेज होती है जो क्या करती हैं, ये जो ऊर्जा आ रही है, सूरज की जो किरणें आ रही हैं, इनको अपने अंदर समावेशित कर लेती हैं। समावेशित मतलब सूरज की जो ऊर्जा है उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेती है। समझ में आ गया? अब क्या होता है, इससे जो वायु है, वायुमंडल वो गर्म रहता है। ये प्रभाव हमारे जो पृथ्वी है उसके लिए सही भी है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो तो सारी की सारी सूर्य किरणें वापस लौट जाएंगे और जो हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो दिन में गर्म रहेगा और शाम के समय एकदम ठंडा हो जाएगा। लेकिन वायुमंडल का जो तापमान है उसको स्थिर रखने में सहायक होती है। लेकिन अब क्या होने लगा, जैसे औद्योगिक क्रांति हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो जितनी चाहिए थी उससे ज्यादा होने लग गई वायुमंडल में। तो इससे क्या, जो पहले थोड़ी मात्रा में ऊर्जा संरक्षित करती थी, अब ज्यादा गैसेज है तो ज्यादा करने लगी। इससे क्या, पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लग गया। इसी को क्या कहता है, ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। और जो इस प्रभाव को फैलाने में सहायक होते हैं गैसेज, उनको क्या कहा जाता है, कार्बन। उन्हीं को क्या, ग्रीन हाउस गैसेज के नाम से जाना जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रस। ये कुछ आपके इसके कुछ प्रमुख उदाहरणों में से एक है। 1997 में अपनाया गया क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया वो किससे संबंधित है आपके सामने? जलवायु परिवर्तन से है। तो 1997 में क्योटो नामक जगह थी, वहां पर एक क्या क्या, जैसे भारत में आपके सामने दिल्ली है, ऐसे समझ लो, वहां पर क्योटो में एक समझौता किया गया, सारी दुनिया के लोग बैठे, उन्होंने क्या बात की कि जलवायु, जो हमारा जलवायु है, परितंत्र है, उसमें जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है इसको हमें नियंत्रित करना पड़ेगा। इसी को क्या कहा जाता है, जलवायु परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और इसको ये कहां पर निश्चित किया गया? क्योटो प्रोटोकॉल में किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अच्छे से कर लेना, आपके सामने पर्सन देखने को मिलने वाला है। अगला शब्द है फूड वेव। शब्द किससे संबंधित है? तो एक अगला क्या है, फूड वेव शब्द किससे संबंधित है? अपन समझेंगे फूड वेव है। अब फूड वेव क्या होता है, परितंत्र से संबंधित है। समझेंगे अपन फूड वेव होता क्या है। जैसे कि आप एक छोटी सी चीज देखो, आपने क्या किया, आपने आपने क्या किया, आपका कोई एक जंगल वाली जगह थी, आपका खेत था, वहां पर आपने वहां पे फसल बोई। समझ में आया? तो किसकी फसल बो दी, मान लो किसी की बो दी हो आपने, कोई भी एक फसल, मान लो बाजरे की, गन्ने की फसल, किसी की मान लो। तो वहां पर आपने गन्ने की फसल या कोई भी घास फूस उगा दिया, उग गया। अब उस घास फूस को चरने के लिए क्या, एक हिरन वहां पर उसको चरने के लिए आया। अब हिरन ने क्या कर लिया, उस घास को चर लिया। समझ में आया? घास ने चल लिया। अब हिरन क्या जा रहा था, बाहर की तरफ विचरण करने जा रहा था, घूमने की तरफ जा रहा था। तो शेर ने उसको देखा और शेर ने उसको क्या कर लिया, हिरन का उसका शिकार कर लिया। समझ में आ गया? हिरन का शिकार किसने कर लिया, शेर ने कर लिया। अब क्या हुआ, शेर ने उसका शिकार किया, ऐसे शेर का जीवन काल है भाई, वो पूरा हो गया, बूढ़ा शेर था, थोड़े दिन में, साल दो साल में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो जैसे उसकी मृत्यु हुई तो चील और गिरदों ने उसको क्या कर लिया, खा लिया। अब क्या हुआ, चील और गिद्ध है भाई, उसकी भी उम्र होती है, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो उसको किसने खाया, जो आपके सामने जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, जो मतलब किसी भी अपशिष्टों को खत्म करने के लिए कार्य करते हैं, उनको खा लिया। तो ये एक पूरी की पूरी क्या होती है, फूड वेव होती है, जिसमें सबसे नीचे आपके सामने आते हैं जो घास हो गई, फूस हो गई, ये पेड़ पौधे आते हैं। फिर आपके सामने इनको खाने वाली चीजें होंगी, जैसे इंसान हो गए, भेड़ बकरियां, ये हो गई, शाकाहारी आ गई। फिर क्या आते हैं, मांसाहारी आते हैं। फिर इससे ऊपर कौन से आते हैं, इनको खाने उभयचर, जो आपके सामने ये आते हैं। इसको पूरे का पूरे तंत्र होता है, इसको फूड वेव के नाम से जाना जाता है। और ये पूरा का पूरा तंत्र है वो इसी प्रकार से चलता रहता है, पूरी की पूरी साइकिल में चलता रहता है। और ये हमारे पूरे परितंत्र को चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अब एक बात सोचो, आपके घर में क्या है, एक बिल्ली है। समझ में आ गया? तो जैसे आपको एक उदाहरण दिया जाता है भाई, अगर खेत है, खेत होंगे आप सभी के, खेत में अगर बहुत ज्यादा चूहे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका खेत का नुकसान हो जाएगा, वो फसल नहीं उगने देंगे। और अगर चूहों को मारने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, सांप की जरूरत होती है। सांप अगर होगा तो इससे आपके चूहे भी नियंत्रित रहेंगे और आपके सामने क्या है, परितंत्र चलता रहेगा। तो ये कुछ उदाहरण होते हैं परितंत्र के, जिससे पूरा की पूरी जो अपना पृथ्वी है उस पर सारी सारी साइकिल चलती है। उसी को किस नाम से जाना जाता है, फूड वेव के नाम से जाना जाता है। चलो, सारे आपके 5 एमसीक्यू से मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। अगला है संसाधनों को कौन से होते हैं। संसाधन है दो प्रकार के होते हैं आपके सामने, कौन से होते हैं, नवीनीकरण
और गैर नवीनीकरण। समझ में आया आपके सामने? गैर नवीनीकरण आपके दो प्रकार के संसाधनों में वर्गीकरण किया जाता है, वही रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो वर्गीकरण जो नवीनीकरण वाले कौन से उदाहरण होते हैं, जो आपके सामने संसाधन होते हैं, वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग, कौन से दो उदाहरण है, नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण। नवीनीकरण में कौन से होंगे, वही आपको जो उदाहरण बताया था, जो ऊर्जा के जो संसाधन है सीमित मात्रा में मौजूद होते हैं, उसको नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों के नाम से जाना जाता है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, ये सब हमारी पृथ्वी पर कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। इनको नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों के नाम से जाना जाता है। अगला है मृदा अपरदन को रोकने की एक प्रमुख विधि क्या होती है। तो मृदा है, आपके सामने मिट्टी है, उसका अपरदन, वो उसका कटाव हो रहा है, उसको अपन किस प्रकार से रोक सकते हैं। तो कौन सी विधि होती है, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, आप अपने हैं यहाँ पर किसका निर्माण कर सकते हो, आप वृक्षारोपण कर सकते हो। समझ में आ गया, वृक्षारोपण क्या होता है, वृक्षारोपण क्या होता है, आप बहुत सारे पेड़ों को लगा सकते हो। अब एक छोटा सा उदाहरण बताऊं आपको, बारिश का मौसम है, आपको क्या है, कहीं से आपका घर का पास का पानी निकलता है, वहां पर मिट्टी होनी चाहिए, वहां पर देखना एक घास, थोड़ा सा घास उगा होगा, तो जैसे मिट्टी की उस पानी उसके पास से गुजरेगा, तो घास के पास से तो खड्डा हो जाएगा, और जहां पर घास था वहां पर वो जमीन ऐसी की ऐसी बची रह जाएगी। देखना आप अपने आसपास इस चीज को, उदाहरण को देखना, आपको पता चल जाएगा। तो ये किसका उदाहरण है, इससे क्या हुआ, जो मिट्टी है उसके कटाव से बचता है अगर वृक्ष लगे होते हैं वहां पर। तो वृक्षारोपण से आप क्या कर सकते हो, मृदा अपरदन को रोक सकते हो। अच्छा, दूसरा क्या कर सकते हो, सीढ़ी नुमा खेत। सीढ़ी नुमा खेत कौन से होते हैं भाई, पहाड़ी क्षेत्र हो गया, या फिर ऐसा क्षेत्र हो गया जहां पर जमीन ढलान की तरफ है, तो वहां पर आप क्या सीढ़ी नुमा खेत बना सकते हो इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या, पानी यहाँ पर रुक जाएगा, फिर वो उससे अगले वाले खेत में चल जाएगा, उससे वाले खेत में। इससे क्या है, आपके सामने जो एक साथ पानी जो नीचे की तरफ जाता था वो रुक रुक कर आएगा, तो पूरी स्पीड से नहीं आएगा, और खेतों को जो भूमि है उसका कटाव भी नहीं होगा। समझ में आ गया आपके सामने। और आप क्या कर सकते हो, जो जुताई है उसको इतने व्यवस्थित तरीके से कर सकते हो ताकि जो वृक्षार जो आपके सामने मृदा अपरदन है, मिट्टी का कटाव है, वो कम से कम देखने को मिले। समझ में आ गया। अगले वाला उदाहरण, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। विश्व में सर्वाधिक लो आयरन ओर का उत्पादन कौन सा देश करता है। तो पूरी दुनिया में बात करें तो सबसे ज्यादा जो लो है कि अयस्क निकलते हैं, आयरन के ओर निकलते हैं, वो कहां पर निकलते हैं, कौन से देश में निकलते हैं, ऑस्ट्रेलिया देश में निकलते हैं। कौन से देश में निकलते हैं, ऑस्ट्रेलिया जो देश है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, उसके अंदर सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन है वो देखने को मिलता है। समझ में आ गया आपके सामने। और भारत में लोहे का उत्पादन कहां पर निकलता है, कौन सी पट्टी के अंदर निकलता है, कौन से पठार में निकलता है, आप मुझको इस चीज के बारे में जरूर से बताना। अगले वाला प्रश्न है, ओजोन परत का क्षय कौन सी गैस के कारण होता है। तो ओजोन परत है, पहली बात तो ओजोन परत क्या कार्य करती है, ओजोन परत एक छतरी की तरह कार्य करती है हमारी पृथ्वी पर। कैसे, जैसे छतरी होती है एक, ये जैसे छतरी मान लो, अब छतरी का क्या कार्य है कि बारिश आती है तो उससे क्या करती है, वो बारिश आती है तो उससे हमें बचाव करती है। उसी तरीके से ओजोन परत है, उसका क्या कार्य है, जो अपनी सूर्य की किरणें होती है उसमें यूवी रेडिएशन होती है, पैरा बैंगनी किरणें होती हैं। पैरा बैंगनी किरणें क्या होती हैं, ये हमारे शरीर के लिए सहायक भी होती हैं, लेकिन कुछ खतरनाक पैरा बैंगनी किरणें होती हैं, अगर वो सीधे हमारे त्वचा पे लगे या सीधे अगर हम उनके संपर्क में आ जाए तो हमें कैंसर हो गया, आंखों से मोतियाबिंद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, मतलब वो खतरनाक होती हैं। तो इनको रोकने के लिए पृथ्वी पर हर चीज की प्राकृतिक रूप से बनाई गई है, तो वो क्या है, ओजोन परत। ओजोन परत, ओजोन परत का क्या कार्य है, ओजोन परत क्या कार्य करती है, वो जो पैरा बैंगनी किरणें होती हैं जो खतरनाक, उनको अपने पास रख लेती है, और जो सही सही होती हैं, मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, उनको पृथ्वी पर भेज देती है, वो हमारे लिए नुकसान नहीं, दायक नहीं, फायदेमंद होती है। ये तो होती है ओजोन परत। समझ में आ गया। अब कौन सी गैस से उसको क्या होता है, नुकसान हो जाता है, उसमें छेद है वो होने लग गया है, तो कौन सी गैस से, सीएफसी से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। मतलब जो आपके इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन फुल फॉर्म होती है, जो आपके सामने रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गई, इसके अंदर इसको ठंडा करने के लिए आपको जिस गैस का उपयोग किया जाता है उसको सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जाना जाता है। और ये गैस है हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, ओजोन परत को काटने का काम किया है। जो अंटार्कटिक महाद्वीप है उस पर सबसे पहले ओजोन परत है, उसका जो क्षेत्र है वो देखने को मिला था। अगले वाला प्रश्न है, पेरिस समझौता आपके सामने किससे संबंधित है, जलवायु समझौते से संबंधित है। किस से संबंधित है, जलवायु समझौते से संबंधित आपका
पेरिस समझौता। तो ये आपके सामने कुल जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे, छोटे वाले प्रश्न सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं। अच्छे से इन प्रश्नों का रिवीजन कर लेना। आगे यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। धन्यवाद। क्या जो जीवमंडल का हिस्सा होती है उसी को संसाधन कहते हैं। उसकी अगर अपन उसकी उत्पत्ति, उसके जो आधार है, किन किन आधारों पे संसाधनों को बांटा जा सकता है, तो उसके कुछ 3 से 4 भाग होते हैं जिनके आधार पे अपन संसाधनों को बांटते हैं। एक एक करके सभी प्रकारों को समझेंगे। पहला प्रकार है उत्पत्ति के आधार पे। जो संसाधन होते हैं उनको पहला कौन सा आधार आता है, उत्पत्ति के आधार पे समझेंगे। उत्पत्ति के आधार पे 2 भागों में बांटा जाता है, जैविक संसाधन व अजैविक संसाधन। कौन से होते हैं जैविक संसाधन? नाम से पता चल रहा है आपको, जैविक संसाधन जीवमंडल से प्राप्त होने वाले, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु। तो ऐसे याद कर लो, जैविक मतलब जीवन, ऐसी चीजें जिनके अंदर आपको जीवन देखने को मिले, जीवित दिखाई दें, जो आपको जिनके अंदर आपको क्रिया प्रक्रिया जो करते हुए दिखाई दें, उसको क्या कहा जाता है? आपको जैविक संसाधनों के नाम से जाना जाता है। जैसे मनुष्य हो गया आपके सामने, मनुष्य क्या है? आपके सामने जीवित प्राणियों के रूप में अपन को नजर आते हैं। दूसरे जीव जंतु, याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ये इसकी कोई स्टेटमेंट नहीं है ताकि आपको याद हो जाए। समझ में आ गया? इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। बाकी डेफिनेशन ये होती है कि जीवमंडल से प्राप्त होते हैं। अगला क्या है? जीव जंतु। जीव जंतु जैसे जानवर हो गए, पशु पक्षी हो गए आपके सामने, जो आपके सामने क्रिया प्रक्रिया करते हुए दिखाई देते हैं इस जीव मंडल में, उसको क्या कहा जाता है? आपको जैविक संसाधनों के नाम से जाना जाता है। वनस्पति हो गए, इनके अंदर आपको जीवन तो नहीं दिखाई देगा कि भाई क्रिया, ऐसे तो नहीं कि भाई पेड़ चलकर कहीं पे जा रहे हैं, लेकिन जो आपके सामने मनुष्य हो गए और जीव जंतु हो गए, इनका जीवन किन पे निर्भर करता है? पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। अगर इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ना तो यहाँ पर जीव जंतु रह पाएंगे, ना ही मनुष्य रह पाएंगे। तो इस प्रकार के संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, जीवों के द्वारा प्राप्त होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? आपके सामने जैविक संसाधनों के नाम से जाना जाता है। अगले कौन से प्रकार के संसाधन होते हैं? अजैविक संसाधन। कौन से होते हैं? निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। वो संसाधन जो आपके सामने अलग अलग प्रकार की जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनसे बने होते हैं, उनको अजैविक संसाधनों के नाम से जाना जाता है। मतलब ऐसे संसाधन जिनके अंदर आपको क्या नहीं हो? जीवन नहीं दिखाई दे। समझ में आ गया? निर्जीव हो, जिसके अंदर कोई किसी भी प्रकार की आपको क्रिया प्रक्रिया नहीं दिखाई दे, उसको क्या कहा जाता है? आपके सामने अजैविक संसाधनों के रूप में जाना जाता है। जैसे चट्टान है, संसाधन है ये आपके सामने। चट्टानों के बिना, चट्टान है, इनके बिना इन मनुष्य जीवन है वो अधूरा है, मतलब नहीं हो सकता है। चट्टानों के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के धातु पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार की सभ्यताओं के निर्माण के लिए चट्टानों की बहुत जरूरी है ना? सबसे पहले इंसान ने जो हथियार बनाए थे वो भी किससे बनाए थे? पत्थर से बनाए थे। तो यही है, चट्टान है आपके सामने, धातु हो गई, अलग अलग प्रकार की जो धातु हैं उनका हो गई, जल और वायु हो गई, वो आपके सामने। ये कैसे संसाधन है? अजैविक हैं, आप इनके अंदर आपको जीवन नहीं दिखाई देता है। समझ में आ गया? तो 2 प्रकार के होते हैं आपके उत्पत्ति के आधार पे, पहले जैविक संसाधन, दूसरे अजैविक संसाधन है, वो आपके इसके उदाहरण होते हैं। अगला है समायता के आधार पे। समायता के आधार पे मतलब कौन से संसाधन होते हैं? पहले नवीनीकरण संसाधन और दूसरे अनवीनीकरण संसाधन। जैसे कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत किया जाता है। समझो, समायता मतलब क्या होता है? जो चीजें समाप्त होने के आधार पे, अगर समझे कि कोई चीज कितनी जल्दी समाप्त हो सकती है, उसके आधार पे 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है नवीनीकरण और दूसरा अनवीनीकरण संसाधन। नाम से समझना, नवीनीकरण, नवीनीकरण मतलब कोई भी चीज को आप पुनः प्राप्त कर सकते हो। नवीनीकरण क्या? भाई आपने कहा कि मैंने तो इस गाड़ी का नवीनीकरण करवा दिया, मतलब इसको नया करवा दिया, डेंटिंग वेंटिंग करवा दी उसकी आपने, तो नई नई सी दिखने लगी। तो ऐसे ही कोई भी चीज को आप पुनः प्राप्त कर सकते हो, उसको नवीनीकरण संसाधन के रूप में जाना जाता है। जैसे कि भौतिक, रासायनिक व यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा जिन संसाधनों को अपन पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कोई फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा आपने, कोई रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा और कोई यांत्रिक मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा आप क्या कर सकते हो? कोई भी संसाधन है उसको फिर से प्राप्त किया जा सकता है। समझाऊंगा। जैसे सौर ऊर्जा आपके सामने, सौर ऊर्जा है, सूर्य की जो ऊर्जा है वो आपको पता है एक पूरी की पूरी भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया की देन है। सूरज है, उसके अंदर जो आपके सामने जो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल वो आपसे आपस में कंबाइन होते हैं और क्या होते हैं? उससे ऊर्जा का निर्माण होता है। उसी को क्या कहा जाता है? सौर ऊर्जा है के नाम से जाना जाता है। और सौर ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? जो नियंत्रित, जो लगातार चलती रहती है। समझ में आ गया? सूरज से जो किरणें आती हैं, अपन उसको क्या कर सकते हैं? अपन उसको फोटो प्लेट के माध्यम से स्टोर कर सकते हैं। अगली कौन सी है? पवन ऊर्जा। जो हवा है उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे आपने टरबाइन लगा दी,
बड़े बड़े पवन चक्कियां लगा दी जाती है ना, भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा अपन क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार की ऊर्जा को क्या कहा जाता है, पवन ऊर्जा। और पवन कभी रुकने वाली नहीं है, जैसे घूर्णन प्रक्रिया चलती रहेगी, आपके अलग अलग प्रकार की जो आपके सामने भौगोलिक प्रक्रिया चलती रहेगी और पवन ऊर्जा है वो उसका निर्माण होता रहेगा। अगला है जल और वन। तो जल की ऊर्जाएं भाई ज्वार भाटा जैसे यह आपने उसकी मदद से आपने क्या कर लिया, जो ऊर्जा बना ली, या फिर आपने क्या किया, अब जो आपने बांध बना लिए और उन बांधों पर क्या है, उस बांधों के पानी से आपने जो ऊर्जा है उसका निर्माण किया, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, आपके सामने जल ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। और वनों के माध्यम से, कोयला वगैरह से जो आपके वन हो गए वो भी क्या बार बार वापस रिस्टोर होते रहते हैं, बस अपन उनको काटे नहीं, वनों को संरक्षित करके रखें, वन अपने आप खुद को निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं जिनको बार बार आप क्या भौतिक, रासायनिक व यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है, उसको क्या कहा जाता है, नवीनीकरण संसाधनों के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है अनवीनीकरण संसाधन। वे संसाधन जो एक बार प्रयोग होने के बाद समाप्त हो जाते हैं। तो अनवीनीकरण संसाधन कौन से होते हैं, वे संसाधन जो एक बार आपने प्रयोग किया और उसके बाद में क्या हो गए, वो समाप्त हो गए। अनवीनीकरण मतलब जिनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, अनवीनीकरण मतलब जिसको आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हो, उसको कौन से नाम से जाना जाता है, अनवीनीकरण संसाधनों के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ऐसे संसाधन जिनको आप एक बार उपयोग किया, जैसे आपने एक लकड़ी जलाई, समझ में आ गया, लकड़ी जलाकर क्या कर दिया, उसको जलाया, उसको थोड़ा कोयला बन गया, बाकी राख हो गई। फिर कोयले से आपने क्या किया, भट्टी जला ली, अब कोयला था वो क्या हो गया, उससे खत्म हो गया। तो यही है, आप क्या पुनः राख से आप कोयला बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। तो यही है, आपके गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल डाला, आप कहीं गांव में घूमने के लिए चले गए, तो वो क्या हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, उसका पुनर्निर्माण नहीं हो सकता है सौर ऊर्जा की तरह। तो ऐसे संसाधन जिनको एक बार पुनः उपयोग करने के बाद में क्या हो सकता है, उनको बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, बहुत ज्यादा लंबा समय लग सकता है उनको निर्माण होने में, उनको क्या कहा जाता है, अनवीनीकरण संसाधनों के नाम से जाना जाता है। जैसे कि कोयला है ना, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज है, ये सब क्या होते हैं आपके सामने, ये सारे के सारे अनवीनीकरण खनिज होते हैं। पेट्रोलियम वाला उदाहरण दे दिया, आपके घर में गैस है, आपने गैस चूल्हा जलाया, आपने खाना बना लिया, खाना पकाने के बाद में गैस को क्या हो गया, जो वो गैस थी, प्राकृतिक गैस थी, वो आपने यूज कर ली, क्या आप उसको पुनः प्राप्त कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार के संसाधनों को अनवीनीकरण संसाधनों के नाम से जाना जाता है। अगला स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे क्या होता है कि भाई कोई व्यक्ति के पास चीज है, जैसे आपके पास आपका मोबाइल है, तो एक आप क्या उसके स्वामी हो, स्वामित्व हो आपके पास, आपके पिताजी पास आपके घर की जमीन है 50 बीघा 60 बीघा, तो उसके क्या है, स्वामित्व है उनका उनके पास। तो किसी भी इंसान के पास कोई वस्तु है, कोई संसाधन है, वो उसका क्या होता है, उसका स्वामित्व होता है। जैसे कि व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्वामित्व क्या होता है आपके सामने, आपका घर है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास जो भी चीज है जिसके आपका आप कहते हो कि भैया तो मेरी है, ये तो मेरी है भाई, ये वस्तु तो मेरी है, वो क्या आती है, व्यक्तिगत स्वामित्व के नाम से जाना जाता है। सामुदायिक जो आपके सामने स्वामित्व क्या होता है, आपका गांव है, आप या गांव या शहर में रहते हो, आप किसी वार्ड में रहते हो, वहां पर आपका एक सामुदायिक केंद्र होगा, होगा ना, आपके जो जाति होगी, आपके धर्म के लोगों ने क्या एक पैसे इकट्ठे देकर चंदा करके कोई एक भवन का निर्माण कर रखा है, जिसके समाज के कोई भी लोग उपयोग कर सकते हैं, समझ में आ गया, जिसमें सरकार का कोई योगदान नहीं था, आप सब गांव वालों ने मिलकर क्या किया, एक भवन का निर्माण करा दिया, उसको क्या कहा जाता है, सामुदायिक आपके सामने स्वामित्व के नाम से जाना जाता है। अगला है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन कौन से होते हैं, वे संसाधन जो आपके सामने राष्ट्र के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि आपकी ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत का भवन हो गया आपके सामने, आपके अस्पताल, सरकारी स्कूलें, ये सारे क्या है, राष्ट्रीय संस्थान है। समझ में आगे, जो सरकारी संस्थान होते हैं वो क्या होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कैसे होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं जहां दो देशों के बीच में आपके सामने बॉर्डर हो गई है ना, नदियां हो गई, नदियां कैसी है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। अब ब्रह्मपुत्र नदी आती है, उसमें चीन का भी अधिकार और भारत का भी अधिकार है। सिंधु नदी है, उस पर भारत और पाकिस्तान दोनों का अधिकार है। तो इस प्रकार के संसाधनों को क्या कहा जाता है, जहां पे एक से अधिक देश आपस में जुड़े रहते हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के रूप में जाना जाता है। अगला है विकास के स्तर के आधार पे। तो विकास के स्तर के आधार पे संभावित, विकसित, भंडार व संचित कोष संसाधन। तो अलग अलग प्रकार के संसाधन होते हैं। जैसे संभावित संसाधन कौन से होते हैं आपके सामने, भंडारण करने वाले संसाधन कौन से होते हैं, और कोष संसाधन वाले संसाधन कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। इनका संसाधनों को बेहतर प्रबंधन व सतत उपयोग से समझने में मदद करता है। तो ये संसाधन कौन से होते हैं आपके सामने, जो आपको
सतत विकास में, कि ऐसे जो आपके भी काम आ जाए और आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी काम आ जाए, उस प्रकार के संसाधनों को आपको विकास के स्तर पे संसाधनों के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया आपको सारी की सारी चीजें। अब बढ़ेंगे अपन अगले वाले टॉपिकों की तरफ, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। आपने 1% देख लिया, अब अपन जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के मेथड के बारे में लिखिए कि प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उसका किस प्रकार से प्रबंधन किया जाता है। अन्य वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे, इसके जो प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर देख लेना आप। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर वो भी देख लेना। अब पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के मेथड के बारे में लिखिए कि प्राकृतिक जो संसाधन का प्रबंधन किया जाता है उसमें क्या क्या मेथड होता है। पहला है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का अर्थ है भूमि, जल, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु और खनिज जैसे संसाधनों का संरक्षण करना। तो आपके प्राकृतिक प्रबंधन क्या होता है भाई, कोई भी चीज आपके घर में आप क्या कर रहे हो, कोई प्रबंधन करते हो तो आपने हर चीज का देख रेख करते हो, भाई घर में कितना पैसा आ रहा है, उसको कहाँ कहाँ पर लगाना है, भविष्य के लिए कितना बचा कर रखना है, जो खर्चे में कितना यूज करना है, घर खर्चे में कितना यूज करना है, पढ़ाई में कितना खर्च करना है, कोई बीमारी है तो दवा पर कितना खर्च करना है, भविष्य के लिए कितना बचा के रखना है। तो इसको क्या कहते हैं अपन, पारिवारिक प्रबंधन के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से प्राकृतिक प्रबंधन क्या होता है, प्राकृतिक प्रबंधन में आपका संसाधनों का, जो आपके पास वस्तुएं हैं उनका प्रबंधन करते हो, जैसे कि भूमि का प्रबंधन करना। समझ में आ गया कि भूमि का शरण नहीं हो, अपरदन नहीं हो, भूमि को बचा कर रखना। जल, जो आपके सामने जो जल है, पानी है, वो प्रदूषित नहीं हो, भूजल है वो लगातार गिर रहा है, उसको शोधन से बचाया जाए। अगला है मिट्टी, जो आपके सामने जो आपकी मिट्टी है, मिट्टी को संरक्षित करना भी जरूरी है। क्यों? अब उर्वरक खाद्य, आपको पता है आपके जो खेत है उसमें आपके पिताजी को पूछना, जब यूरिया नहीं देते थे तो उस समय जितना उत्पादन होता था, क्या आज हो रहा उतना उत्पादन? नहीं होता है ना? क्यों? धीरे धीरे उत्पादन क्षमता वो घटती जा रही है। तो मिट्टी को बचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मिट्टी उपजाऊ है तो सब कुछ है, मिट्टी अगर उपजाऊ नहीं रह जाएगी, मिट्टी बंजर हो जाएगी, तो हमारा कुछ कोई भी विकास नहीं होगा। जीव जंतु और खनिज जैसे संसाधनों का संरक्षण करना और उनके सतत उपयोग का ध्यान रखना और प्रभावी ढंग से प्रयोग करना जरूरी है। तो जो आपके सामने जो वनस्पति होगी, जीव जंतु हो गए, जैसे संसाधन है, उनको क्या है, उनको संरक्षण करना जरूरी है, और उनके जो सतत विकास है उनका ध्यान में रखना भी जरूरी है, ताकि उनको अपन प्रभावी ढंग से क्या कर सके, आने वाली पीढ़ियां भी उपयोग कर सकें। अगर आपको पता भाई, अब आपके गांव में घर में कुआं है, अगर आपके पिताजी खेती में उपयोग लेते हैं उस पानी को, अगर उसको आपने सही से उपयोग नहीं किया, भूजल स्तर गिर गया, तो क्या आने वाली पीढ़ियां उसको उपयोग में ले पाएंगी? नहीं ले पाएंगे। और अच्छे से संरक्षित करके रख लिया तो आप भी उपयोग कर सकते हो, और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उसको उपयोग में ले सकते हैं। तो कोई भी संसाधन हो गए, भूमि, जल, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु हो गए, उनको आने वाली पीढ़ियों को बचा कर रखने को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। क्यों जरूरी है? पहला है सतत विकास के लिए, यह वर्तमान पीढ़ियों को जरूरत को पूरा करने के लिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कराता है। तो ये क्या करता है, आपके सामने सतत विकास के लिए जरूरी होता है। सतत विकास क्या होता है? सतत विकास वो विकास होता है जो जिसमें आपका खुद का भी विकास हो और आने वाली पीढ़ियों का भी विकास हो। जैसे मैंने आपको आपके घर के कुएं, खेत के कुएं का उदाहरण दिया, इसमें आपके पिताजी अगर संरक्षित रखते हैं तो आपके भी काम आएगा और आपके आने वाली पीढ़ियों को भी काम में आएगा। तो इस प्रकार से संसाधनों का उपयोग करना कि हम भी इस चीज को अच्छे से उपयोग कर लें और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी अच्छे से उपयोग कर लें, उसको सतत विकास के नाम से जानते हैं। अगला है प्राकृतिक संतुलन। प्राकृतिक संतुलन क्या होता है? ये पारिस्थितिक तंत्रों को स्वस्थ बनाए रखता है, जैव विविधता को संरक्षित करता है और पर्यावरण को स्थिर रखता है। तो प्राकृतिक संतुलन क्या होता है? प्राकृतिक जो तंत्र होते हैं, इसको इकोसिस्टम को स्वस्थ रखने का कार्य करता है ना, और जैव विविधता को संरक्षित करता है। तो क्या होता है, जैसे आपके अलग अलग प्रकार के बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं, आपके सामने जो रिजर्व क्षेत्र बनाए जाते हैं, समझ में आ गया? जैसे आपके जो अरावली पहाड़ी है उसको संरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं वनों को बचाने के लिए। तो क्यों बनाए जाते हैं भाई ये क्षेत्र? जहां पर अगर आप कोई भी वन, अगर कोई पेड़ काट लेते हो, किसी जानवर का शिकार कर लेते हो, तो आप पे कानूनी कार्रवाई होती है। क्यों? ताकि वहां की जो जैविक विविधता है, एक जंगल होता है, वहां पर कितने जीव जंतु रहते हैं, वहां पर कितने प्रकार के पेड़ पौधे देते हैं, वो क्या हमें ऑक्सीजन देने का कार्य करते हैं, हमें क्या करते हैं, हमें स्वस्थ बनाने का कार्य करते हैं। तो वहां की जो परिस्थिति है
जो संतुलन है उसको बनाए रखना जरूरी है। अगला क्या, मानव कल्याण। स्वच्छ जल, वायु, भोजन और निवास स्थान उपलब्ध सुनिश्चित कराता है, जो मानव स्वास्थ्य को, जीवन की गुणवत्ता को सुधारता है। अब आप देखो, दिल्ली शहर है ना, दिल्ली शहर में आपको किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी है नहीं है। कोई भी भौतिक वस्तु आप वहां पर जाओ, खरीद सकते हो, उपभोग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन वहां पे किस चीज की कमी है? स्वच्छता की कमी है। एक स्वच्छ जो वातावरण है उसकी कमी है। किसकी कमी है? स्वच्छ वातावरण है उसकी बहुत ज्यादा कमी है, वो देखने को मिलती है। ना वहां पर आपको स्वच्छ हवा देखने को मिलती है, ना वहां पर स्वच्छ पर्यावरण देखने को मिलता है। तो यही है, अगर स्वच्छ वातावरण नहीं होगा, स्वच्छ पर्यावरण नहीं होगा, तो इंसान कितना भी पैसा कमा ले, इतना कितनी भी भौतिक वस्तुओं का निर्माण कर ले, उसके लिए कोई भी फायदेमंद नहीं होती है, वो उसके लिए नील बटा जीरो है। तो यही है, स्वच्छ आपको वातावरण मिले, स्वच्छ जल मिले, स्वच्छ वायु और स्वच्छ आपको निवास स्थान मिले, उसके लिए वही आपके मानव कल्याण के लिए जरूरी होता है। भाई अगर आप अपने गांव में हो, आपके लिए हो सकता है कि आप गाड़ी से नहीं जाते हो, आप अपने कोई सरकारी बस या बस के माध्यम से जाते हो, है ना। आप हो सकता है आपके पास अच्छा और संसाधनों की कमी हो, अच्छी स्कूल आपके 5-10 किलोमीटर दूर पड़ती हो, आपका अच्छा अस्पताल 5 किलोमीटर दूर पड़ता हो, लेकिन आपके गांव में आप कैसे रहते हो? आराम से स्वस्थ रहते हो, अच्छा वातावरण मिलता है आपको, बीमारियां कम है, अस्थमा, डायबिटीज जैसी बीमारियां कम देखने को मिलती हैं, गंभीर बीमारियां भी कम देखने को मिलती हैं, अच्छा घर का खाना खाते हो। समझ में आ गया? अच्छी आपके पास जमीन है, घर का उगाते हो और घर का खाते हो। तो यही है, अच्छा जहाँ पे पर्यावरण होगा, जहाँ पे स्वच्छ जल होगा, वायु होगा, भोजन होगा, वहीं पर इंसान का क्या हो सकता है? कल्याण हो सकता है। और ये कैसे होगा? जब हम प्राकृतिक संसाधनों को बचा कर रखें। अगला क्या, आर्थिक स्थिरता। संसाधनों का कुशल उपयोग आर्थिक विकास को बनाए रखता है। अगर आप संसाधनों को अच्छे से उपभोग करते हो, वो आपको क्या करता है? आपका आर्थिक जो विकास होता है उसको, पैसे को बढ़ावा देने में भी कार्य करता है। समझाऊं? जैसे कि अब आपका जो खेत का जो कुआं है, उसी को उदाहरण लेंगे। खेत में अगर आपके कुआं है, अगर उसको, अगर आपने क्या कर रखा है? अच्छे से बचा कर रखा, ज्यादा पानी को खर्च नहीं किया, भूजल स्तर को मेंटेन करके रखा, तो क्या होगा? आपको वो हर साल फसल उगा कर देगा और आपको हर साल पैसे कमा कर देगा। समझ, मेहनत तो आपको करनी होगी, लेकिन अगर कुएं में पानी नहीं रहेगा तो क्या फसल उगा पाओगे? आप ऐसी नहीं उगा पाओगे। तो क्या होगा? आपको आर्थिक रूप से भी नुकसान होता है। तो यही है, अगर आप संसाधनों को अच्छे से उपभोग करते हो, उपयोग करते हो, तो वो क्या करता है? आपको आर्थिक विकास को बनाए रखने में भी मदद करता है। अगला है जलवायु परिवर्तन से निपटारा करना। वनों का संरक्षण और नवीकरण ऊर्जा का उपयोग जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। तो आपके सामने जो वन है, वनों को जो संरक्षित किया जाता है और जो नवीकरण ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, इससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करती है। मतलब अगर आप वनों को संरक्षित करते हो, समझ में आ गया आपको? अगर आपने क्या किया? वनों को संरक्षित किया और नवीकरण ऊर्जा का उपयोग किया, है ना, और इससे क्या? जलवायु परिवर्तन को। अब क्या क्या, आप अगर आपके पास ज्यादा पेड़ लगे रहते हैं, तो छोटा सा उदाहरण ले लो, गर्मी कम होती है। साथ के साथ क्या? स्वच्छ हवा देखने को मिलती है, स्वच्छ पर्यावरण देखने को मिलता है। और अगर आपने नवीकरण ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा का उपयोग किया, तो इससे क्या? कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सब का उपयोग कम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, वो वातावरण में कम जाएगी, और वातावरण में कम जाएगी तो इससे क्या होगा? आपके सामने जो पर्यावरण प्रदूषण है वो कम देखने को मिलेगा। यह प्रबंधन पर्यावरण गिरावटों को रोकने और पृथ्वी में जीवन समर्थ प्रणालियों को बनाए रखने में अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार का जो वातावरण होगा वो क्या करेगा आपके सामने? ये प्रबंधन पर्यावरणीय गिरावट को, मतलब आपके सामने जो पर्यावरण में जो लगातार ह्रास देखने को मिल रहा है, पर्यावरण को जो लगातार नुकसान पहुंच रहा है, उसको कम करने में मदद करेगा। और जो जीवन है वो क्या है? बहुत ही सार्थक तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ गया आपके सामने? तो यही है, प्राकृतिक जो संसाधन प्रबंधन है उसके महत्व के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी जो ये पर्सन है उसको अच्छे से समझ में आया होगा। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है संसाधन व पर्यावरण, उसके जो अगली यूनिट नंबर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे अपन रिवीजन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ के साथ ये PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी हमारे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा टेलीग्राम का। समझ में आ गया? साथ के साथ आपको क्या करना है? आपको अन्य वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ही आपको प्लेलिस्ट का लिंक देखने को मिलेगा, उससे जाकर आप अन्य वीडियो को भी देख सकते हो। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आगे ऐसे वीडियो को देखने के लिए।
पहला प्रश्न है, जल संकट के प्रमुख कारणों को लिखिए। तो जल संकट किस प्रकार से उत्पन्न होता है, उसके क्या क्या प्रमुख कारण होते हैं, इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया? छोटा प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखने को मिलेगा आपके सामने। जल संकट का अर्थ है पीने योग्य स्वच्छ जल की कमी और उसकी असमान उपलब्धता। जल संकट क्या होता है भाई? अगर आपके घर के पास में दो प्रकार से जल का संकट हो सकता है। गर्मियों का मौसम आपके सामने है ना, आपके गांव में क्या है, जो ट्यूबवेल था जिसके माध्यम से सारे गांव को पानी है वो पहुंचता था, सरकारी ट्यूबवेल था। अब क्या हो गया, उस ट्यूबवेल से पानी आना बंद हो गया। समझ में आ गया? अब आपके गांव में पानी की वैसे ही कमी थी, अब क्या हो गई, और भी कमी देखने को मिल गई। अब आपको क्या, काफी दिनों से आपके घरों में पानी नहीं आ रहा था, आपके घरों में जो पानी था जो स्टोर कर रखा था वो भी खत्म हो गया। अब आपको टैंकरों के माध्यम से पानी मंगा रहे हैं। पहला तरीके का संकट है कि आपको क्या है, आपके पास जो पानी की उपलब्धता है उसका असमान उपलब्धता, मतलब आपके पास पानी की कमी है। दूसरा, आपका क्या हुआ, आपके जो ट्यूबवेल था उसमें कोई खराबी आ गई है ना, जो पाइपलाइन थी उसमें, और जो पीने का जो पानी आ रहा है वो कैसा रहा, गंदा पानी आ रहा है। समझ में आ गया? तो आप क्या कर सकते हो, क्या उसको उपयोग कर सकते हो, पीने के लिए यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। धोने के लिए भी मतलब कपड़े धोने के लिए यूज कर सकते हो, ज्यादा ज्यादा नहाने के लिए कर लोगे, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कितना गंदा आ रहा है। लेकिन आप पीने के लिए और खाना बनाने के लिए उपयोग में नहीं ले सकते हो, तो वो भी जल आपका कोई काम का नहीं है। तो यही है, जल संकट वही होता है जो पानी है, जो जल है वो आपको स्वच्छ जल ना पीने के लिए हो और ना आपके सामने असमान उपलब्धता, मतलब आपको वो आपके पास उपलब्ध नहीं मिले, उसी को क्या कहा जाता है, जल संकट के नाम से जाना जाता है। कैसे उत्पन्न होता है जल संकट? जनसंख्या वृद्धि के कारण। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ जल की मांगे हैं, जैसे घरेलू, कृषि व औद्योगिक की तीव्र वृद्धि होती है। मतलब जैसे जैसे आपके सामने जनसंख्या बढ़, तो आपके सामने जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है भाई, पहले आपके घर में सोच लो, पहले आपके घर में सिर्फ आप चार चार लोग थे, अब आपके घर में क्या हो गए, आप टोटल 10 लोग हो गए, तो पानी की जरूरत बढ़ गई ना, है ना, हर चीज की जरूरत बढ़ जाती है। तो यही है, जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं, पहले जो आपके गांव में 10 घर थे, अब आपके घर में 50 घर हो गए, तो पानी की जरूरतें बढ़ रही हैं। पहले एक ट्यूबवेल से काम चल जाता था सरकार से, अब 5 2 ट्यूबवेल आपको करनी पड़ रही है। तो यही है, घरेलू मांगे बढ़ रही हैं। दूसरी, लोग बढ़ते हैं, जनसंख्या बढ़ी है भारत की, तो भाई खाने के लिए चीजें चाहिए, तो खाने के जो भाई खाद्यान्न है वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कृषि से। और कृषि में भाई कोई भी वस्तु कैसे निर्माण होती है, अपने जो भूजल से या जल से अपन क्या करते हैं, निर्माण करते हैं कृषि का भी। औद्योगिक, और जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं तो उद्योगों का भी निर्माण होता है, और उद्योग बिना जल के नहीं चलते हैं। तो यही है, बढ़ती जनसंख्या एक प्रमुख जन कारण होती है जल संकट का। तो यही है, घरेलू हो गया, कृषि हो गया और औद्योगिक, जो आपके सामने जो मांगे हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। इस कारण क्या है, जनसंख्या की जो के साथ साथ जल की मांग भी बढ़ रही है। अगला है, जल का अत्यधिक दोहन। कृषि व उद्योगों के लिए भूजोन का भूजल है उसका अत्यधिक क्या किया जाता है, दोहन किया जाता है, जिससे भूजल स्तर गिर रहा है। भारत में अगर अपन बात करें कृषि की, अगर अपन उदाहरण दें, अमेरिका अमेरिका है, उसके पास भूमि है, वो चाहे तो क्या कर सकता है, चावल उगा सकता है। चावल एक ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन अमेरिका कभी भी चावल नहीं उगाता है। वो क्या करता है, चीन और भारत से चावल खरीद लेगा लेकिन खुद नहीं उगाएगा। क्यों? वो अपने पानी को संरक्षित करके रखता है। हमारे लोगों के पास क्या है, हम लोग क्या करते हैं, अपने भूजल को अपने क्या कर लिया है, लगातार गिरा दिया है। कैसे? अपने कृषि और उद्योगों में लगातार पानी है, भूजल है, उसको बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। आपको पता है भाई, आप देख लेना अपने, आपके जो कृषि हो रही है आपके आसपास के गांव में, वो कैसे हो रही है, ट्यूबवेल के माध्यम से ही हो रही है, या कुआं होगा आपके पास, ट्यूबवेल होगी, उसके माध्यम से करते हैं। तो क्या होता है, जो आपके सामने जो जल है, कृषि का जल है, उसका अत्यधिक उपयोग के कारण भी क्या हो गया, भूजल गिरा है। अगला है जल प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट, जो आपके सामने क्या करते हैं, नदियां देखो आप, यमुना नदी है, आपको सबसे ज्यादा प्रदूषण में यमुना नदी का नाम आता है। क्यों है? क्योंकि उसके किनारे बड़े बड़े शहर हैं, और शहरों से जितना भी कचरा निकलता है, सीवेज हो गया, औद्योगिक कचरा हो गया, वो सीधा का सीधा क्या कर दिया जाता है, नदियों में डाल दिया जाता है। कोई झील हो गई, कोई पोखर हो गया, आपके सामने वहां पर डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लोग क्या समझते हैं, भाई नदी के साथ बहकर चला जाएगा, कौन सा पता चलता है। तो इससे क्या होती है, जो आपके सामने जो नदियां हैं वो औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक कचरे के कारण क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। कृषि रसायन हो गए, हम क्या करते हैं, जो कीटनाशक उर्वरक है वो अपने फायदे के लिए जो आपके सामने भूमि में डाल देते हैं, और वो क्या था, वही पानी आपके सामने, भाई अपन अगर आप ऐसे क्षेत्र से दूर रहते हो जहाँ पर नदियां हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे क्षेत्र के पास में रहते हो जहां पर नदियां पास में रहती हैं, तो वो क्या होता है, वही पानी बह बह कर नदियों में चला जाता है, और नदियां हैं वो खराब होनी शुरू हो जाती हैं। अगला है, घरेलू सीवरेज द्वारा सतही व भूजल
का प्रदूषण होना। तो सीवरेज का जो पानी होता है वो क्या करता है, आपको भाई अगर आप सीवरेज है उसकी पाइपलाइन जा रही है तो क्या तो उसको ट्रीट, दो चीज कर सकते हो, ट्रीटमेंट कर सकते हो, लेकिन भारत में इतने ट्रीटमेंट प्लांट है नहीं भारत में, तो लोग क्या करते हैं अपन, क्या तो उसको नदियों में डाल दिया जाता है या फिर ऐसे डंप कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, वो पानी रिसाव करके जमीन में चला जाता है और अपना जमीन का जो पानी है वो भी इस चीज से खराब हो जाता है। इससे क्या उपलब्ध जल की मात्रा कम हो रही है, तो इसलिए क्या हो रही है, धीरे धीरे आपके सामने जो स्वच्छ जल है उसकी जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगला क्या, जलवायु परिवर्तन, वर्षा पैटर्नों में बदलाव। तो धीरे धीरे अपन क्या देखने को मिल रहा है, एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। अब बारिश कैसे होती है, क्या तो बारिश इस प्रकार से होती है कि बाढ़ आ जाती है, मतलब असीमित बारिश हो जाती है, बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। तो बाढ़ आने से भी उस पानी की कोई सार्थकता नहीं रहती है, वो पानी बह जाता है, उसको अपन क्या नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, अपन संचित नहीं कर सकते हैं। या फिर आपको क्या देखने को मिलता है, सूखा देखने को मिलता है, या क्या तो बाढ़ देखने को मिलेगी, क्या सूखा देखने को मिलेगा। तो दोनों की दोनों क्षेत्रों में क्या है, आप अपना जो पानी है उसको आप है संरक्षित नहीं कर सकते हो। तो आज के समय जो वर्षा है, जो आपके सामने जो जलवायु परिवर्तन है, इसको इस वजह से वर्षा है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। वहां पर जो मौसमी घटनाएं हैं वो आपको चरम सीमा पर होती हैं, चरम सीमा पे होती है, मतलब ऐसी मौसमी घटनाएं हैं वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है चरम सीमा के स्तर की, जिससे क्या होता है, अपनों जो जल संसाधन उनको नुकसान पहुंचता दिखाई देता है। समझ में आ गया। अगर पर्याप्त सीमित मात्रा में हो तो कृषि को भी फायदा उस चीज से, और आपको उस जल को बचाकर भी आप रख सकते हो। लेकिन असीमित मात्रा में हो जाती है, क्या तो सूखा हो जाता है, क्या बाढ़ आ जाती है, तो उस जल है उसका कोई उपयोग अच्छे से नहीं हो पाता है। अपर्याप्त जल प्रबंधन, जल संरक्षण जैसे उपायों की कमी। अब अपन देख सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अपने वर्षा जल है उसको संचयन करने की कोई प्रक्रिया को नहीं अपनाते हैं। पहले अपने जो पूर्वज थे उन्होंने क्या किया था, कोई टाका बनवा दिया है ना, बावड़ी का निर्माण करवा दिया आपके सामने, या फिर कोई जोड़ जोड़ हो गए आपके सामने, या फिर कोई गांव में तालाब वगैरह का निर्माण करवा दिया जाता था, झील का निर्माण करवा दिया जाता था, ताकि पानी है, वर्षा का जल है वो वहां पर जाकर इकट्ठा हो सके। लेकिन आज के समय जो आपके आसपास इस प्रकार के जो जल संसाधन थे वो क्या हो रहे हैं, क्या तो प्रदूषित हो गए हैं, या बिल्कुल उनको खत्म कर दिया है, वहां पर मानव बस्तियां रहना शुरू कर दिया। समझ में आ गया। तो इससे क्या होगा, जो जो जल संरक्षण के जो उपाय थे उनमें भी अब धीरे धीरे कमी है वो देखने को मिल रही है। इससे क्या हो गया, जल रिसाव है, जो जल है वो भूमि में पहुंचता था उसकी कमी होने लग गई। पुरानी जल आपूर्ति प्रणालियां व जलों को सुनिश्चित अनुचित वितरण करना। तो इस समय जो आपके सामने जो पुरानी हमारी प्रणालियां थी जल संरक्षण की, उनमें क्या धीरे धीरे कमी देखने को मिल रही है, और इस वजह से क्या है, अब पानी है वो हमारा क्या होते जा रहा है, जल संकट है वो धीरे धीरे उत्पन्न होता जा रहा है। ये भी एक प्रमुख कारण है। अगला क्या है, वनोन्मूलन करना। वनों की कटाई से भूमि की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। तो वनोन्मूलन करने से क्या होता है, वनोन्मूलन करने से आपके सामने क्या देखने को मिलता है, जो वन होते हैं उनकी आपने कटाई कर दी, तो वन क्या करते हैं, हमारे सबसे ज्यादा जो वर्षा है उसको लाने के लिए कार्य करते हैं। समझ में आ गया आपके सामने, वर्षा को आपके सामने वर्षा होने की जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे ज्यादा सहायक होते हैं आपके सामने वन। जिससे क्या होता है, भूजल जो पुनः भरण है वो प्रभावित होता है। अगर आप वनों को काट दोगे तो ये जो प्रक्रिया है उस वो प्रभावित होती है, और इससे क्या होता है, जो आपके सामने जो भूजल है जो, तो इससे क्या हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर जो भूजल है वो आपको कई हिस्सों में जो जल संकट है वो दिखाई दे रहा है। काफी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भूजल संकट इसीलिए है क्योंकि वनों को काट दिया गया है। तो ये कुछ प्रमुख चीजें हैं जिसमें आपके सामने जो भूजल संकट है वो क्यों उत्पन्न हो रहा है। मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। जनसंख्या वृद्धि के कारण, बहुत ज्यादा जनसंख्या वृद्धि के कारण भी आपको भूजल स्तर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जल का अत्यधिक दोहन करना, बहुत ज्यादा जल अपन भूमि से निकाल देते हैं, उसके दोहन की वजह से भी आपको आपके सामने ये देखने को मिल रहा है। जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण के कारण भी आपके सामने जो बहुत ज्यादा क्या है, आप बहुत जल प्रदूषित हो जाता है, तो जल भूजल है उसमें वो पुनः भरण नहीं हो पाती है, या फिर जो आपके सामने जो नदियां हैं उनको अपन सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं, इस वजह से भी जल संकट देखने को मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन, असमान बारिश होती है, कभी तो बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा आ जाता है, इस वजह से अपन क्या है, उस जो पानी है उसको सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। अपर्याप्त जल प्रबंधन, जो अपनी पुरानी संरक्षण प्रणालियां थी, जहाँ पे आप जो जोड़ हो गया, टका हो गया, आपके सामने इनको अपन संरक्षित नहीं किया, अपन ने उनको खत्म और कर दिया। इस वजह से क्या है, वर्षा जल संकट है वो, जो जल है संकट है वो देखने को मिल रहा है। और क्या है, आपके सामने वनों की कटाई भी एक प्रमुख कारण है।
तो यह आपके सामने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसको मैंने अच्छे से करवा दिया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। अगले वाला है मृदा संरक्षण की विधियों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगले वाला क्या है, मृदा संरक्षण की विधियों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो मृदा संरक्षण की जो अलग अलग विधियां हैं उसको अपन संक्षेप में देखने को मिलेंगे। अन्य वीडियो मैंने पहले करवा रखे हैं, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहां पर जाकर जरूर से वीडियो को देख लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो भी वहां से जाकर पढ़ लेना। मृदा संरक्षण का अर्थ है मृदा अपवर्तन को रोकना और मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखना। मृदा संरक्षण क्या होती है आपके सामने, मृदा संरक्षण होती है जो आपके सामने मृदा अपवर्तन है, जो मिट्टी है उसको कटाव होती है उसको रोकना, और मिट्टी है उसकी उर्वरकता को बनाए रखना। समझ में आ गया। जो मिट्टी अपवर्तन है, मिट्टी अपवर्तन का यही अर्थ होता है जो मिट्टी है उसके कटाव को रोका जाए और मिट्टी है उसकी उर्वरकता को बनाए रखा जाए। इसकी कुछ प्रमुख विधियां, इसके अलग अलग प्रकार की कुछ प्रमुख विधियां हैं जिसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, जो आपके मिट्टी है उसकी उर्वरकता भी बनाए रख सकते हैं और मिट्टी के कटाव को भी रोक सकते हैं। अपन कौन सी प्रमुख विधियां अपन पढ़ेंगे इसी के बारे में। पहला है वर्षारोपण करना। तो अपन क्या कर सकते हैं, एफोरेस्टेशन, मतलब पेड़ों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रखती हैं और जिससे जल और वायु द्वारा अपवर्तन होता है। एफोरेस्टेशन क्या होता है भाई, आपको मैंने बहुत बार उदाहरण दिया है, आप हमेशा देख लेना आपके घर के आसपास अगर कहाँ पे पानी निकलता है, समझ में गया, पानी गुजरता है, वहां पर अगर एक पेड़ लगा तो उसके आसपास हमेशा देख लेना मिट्टी है वो बची रह जाएगी और उसके पास से मिट्टी है खड्डा है वो बन जाता है। तो उसने क्या कर लिया, उस पेड़ ने कि जड़ों ने उसके जो आसपास की जमीन है वहां की मिट्टी को पकड़े रखा और वहां की मिट्टी क्या है आपके सामने कटाव नहीं हुआ उसके। तो यही है जो वर्षारोपण से, वृक्षों के माध्यम से क्या होता है, जो पेड़ों की जो मिट्टी होती है वो उसको जकड़े रखती है, जिससे क्या जल और वायु द्वारा अपवर्तन है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। समझ में आ गया। तो वायु का, और अगर क्या होता है काफी बार हवा के माध्यम से भी जो मिट्टी उड़कर चली जाती है, भाई राजस्थान के विद्यार्थियों तो आपको तो पता है अपने पूरे 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 जो आंधियां चलती हैं गर्मी के मौसम में, तो क्या होता है पूरी की पूरी मिट्टी इधर से उधर होती रहती है अपनी। तो अगर पेड़ लगा कर रखोगे तो इससे क्या है, एक तो वो जड़ों से, दूसरी बात पेड़ क्या करते हैं, जो हवा होती है उसके जो प्रभाव होते हैं उसको भी कम कर देते हैं। अगला क्या है, समुच्चय जुताई कर सकते हो, काउंटर प्लोइंग कर सकते हो। तो पहाड़ों के जो ढलान होते हैं वहां पर समुच्चय रेखाओं में समांतर जुताई से जल का बहाव धीमा होता है और मिट्टी का कटाव कैसे होता है। तो ये किस प्रकार की जुताई होती है इसके बारे में बताऊं। ये पहाड़ ऐसे समझो, पहाड़ इस प्रकार के होते हैं, तो इन पे इस प्रकार से जुताई की जाती है, पहले यहाँ पर कर दी, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस प्रकार से। तो क्या हुआ, पानी यहाँ का पानी बारिश हुई, यहाँ से पानी निकलना शुरू हुआ, ये मेड कर दी यहाँ पर पानी पूरा भर गया, फिर अगले में पानी जाएगा। तो इससे क्या हुई, जो पानी पूरा भरा है तो खेत की मेड़ की वजह से क्या हो गया, एक प्रकार से जो ऊपर का पानी, ज्यादा पानी था वो इस मेड़ पे चला गया, ये पूरा भर गया, तो अगले वाले में चला गया, फिर अगले वाले में, फिर अगले वाले में, फिर अगले वाले, फिर अगले वाले। तो इससे क्या, अगर तीव्र ढलान होती तो सीधा का सीधा पानी नीचे की तरफ आता, जो मिट्टी है उसका कटाव देखने को मिलता। लेकिन इस प्रकार से जुताई कर रखी है तो इस वजह से क्या हो रहा है, आपके सामने मिट्टी है वो संरक्षित रह गई और आपके सामने मिट्टी का कटाव है वो कम दिखाई देता है। तो समुच्चय जुताई कर सकते हो, इस प्रकार का पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर आप खेती भी कर सकते हो, तो इस प्रकार की जुताई प्रक्रिया है वो आपके लिए सहायक हो सकती है। अगला क्या है, सीढ़ीदार खेत बनाना। तो पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाने के लिए ढलान व जल का वेग कम होता है। तो ये भी उसी प्रकार की जो खेती होती है, जिससे आप क्या करते हो, आपको जो खेती है उसको इस प्रकार से किया जाता है, सीढ़ी की तरीके से, सीढ़ी इस प्रकार से होती है ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप वहां पर, वही है, इनमें भी इसी प्रकार की खेती की जाती है जहां पर आप क्या कर सकते हो, जिससे खेती का जो जल है उसका वेग कम होता है और अपवर्तन रुकता है। पट्टीदार खेती क्या होती है, फसलों को पट्टियों पे उगाना, जहां फसलों को पट्टियों के बीच में घास की पट्टियां लगाई जाती है और अपवर्तन को रोका जाता है। तो ये क्या कर सकते हो, जैसे ये समझ लो आपका ये कोई ऐसी जगह पे आपका है मतलब खेत जहां पर हवा की वजह से या पानी की वजह से क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा जो आपके सामने जो मिट्टी है वो आपकी बहती है। तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो मेड़ लगा सकते हो उसके आसपास, समझ में आ गया। मेड़ पे क्या करती, घास कर दी। अब घास से क्या होता है, मिट्टी नहीं जाती है, पहली चीज। फिर आपका ये जो खेत था इसके अंदर आपने क्या कर दिया, उसको 4 भागों में इस प्रकार से बांट दिया, समझ में आ गया। यहाँ पर आपने चारों तरफ फसल उगा दी और बीच में छोटी छोटी पट्टियां हैं वो घास की कर दी। तो इससे क्या, जो आपके सामने पानी इधर की साइड में लगा दी तो पानी सीधा आया, वो बहाकर नहीं लेके जाए, घास उस मिट्टी को रोक लेता है। समझ में आ गया। तो आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिप क्रॉपिंग भी कर सकते हो, पट्टीदार
जो आपके सामने फसलों को भी उगा सकते हो, जहाँ से क्या होते हैं फसलों को, जो फसल है वो फसलों के बीच में अपन घास की पट्टियां लगाई जा सकती हैं, जहाँ से क्या है अपवर्तन रुक जाता है आपके सामने। समझ में आ गया आपके सामने? तो आप क्या कर सकते हो, आपके सामने जो फसलों और पट्टियों को, जो फसलों के बीच में पट्टियों को लगा दिया जाता है, जिससे फसल है वो क्या हो जाती है पट्टियों के बीच में आपके सामने, उस वजह से मिट्टी का कटाव वो रुक जाता है। अगला है क्रॉप रोटेशन, फसल चक्कर करना। एक ही भूमि पर विभिन्न प्रकार की फसलों को बारी बारी से उगाने से मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है। तो मिट्टी की उर्वरकता कैसे बनाए रखते हो? आप क्या करते हो, ये आपकी जमीन है, उसको आपने दो फसल एक साथ उगा सकते हो आप कोई भी जमीन पे। जैसे एक समय आपने क्या कर दिया, इधर की साइड आपने गेहूं उगा दिया, इधर की साइड आपने चना या सरसों है वो उगा दिया, फिर अगली साइड इधर की साइड चना और इधर की साइड गेहूं और सरसों को उगा दिया। तो इस प्रकार से, या दाल उगा सकते हो और कोई फसल है वो आप उगा सकते हो। तो इससे क्या होता है, आपके सामने जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता वो बनी रहती है। क्यों? कोई भी एक फसल होती है उसमें क्या होता है, वो सिर्फ एक प्रकार के खनिज को ज्यादा उपयोग करती है, जैसे कोई पोटास को ज्यादा करती है, कोई है वो आपके सामने पोटेशियम को ज्यादा करती है, समझ में आ गया, कोई आपके सामने नाइट्रोजन का ज्यादा उपयोग करती है। तो एक एक फसल को उगाए जाओगे तो उसी खनिज की कमी होती चली जाती है। समझ में आ गया? तो अगर आप अगली बार क्या करते हैं, आपने दूसरी फसल को उगा दिया, तो वो क्या होता है, दूसरी फसल है, एक तो उसका जो अपशिष्ट निकलता है उससे उर्वरकता फैलती है, दूसरी बात है वो दूसरे खनिज को सोखती है, और जो आपके सामने जो पहले वाला खनिज है उसकी कमी हो गई थी, उसकी उसमें पूर्ण भरण भी हो जाता है उस प्रक्रिया के अंदर। समझ में आ गया? तो आप क्या कर सकते हो, आप बार बार के फसलों को, अलग अलग प्रकार की फसलों को उगा सकते हो। इससे क्या है, मिट्टी की उर्वरकता है वो बनी रहती है। अगला क्या है, अति चारण पर नियंत्रण। तो आप अति चारण पर नियंत्रण कर सकते हो, जैसे कि पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से मिट्टी की ऊपरी परत हट जाती है। तो क्या कर सकते हो भाई, आपको पता है अगर ऊपर की तरफ घास वगैरह है ना, अब फसल आ गई, जो पशु आ गए, गायें आ गई, भैंस आ गई, या फिर आपके सामने बकरी वगैरह या भेड़ वगैरह आ गई, तो वो क्या है, अपने जो उसके जो खुर होते हैं या फिर जो नाखून होते हैं जो खुर होते हैं उनके, उनसे क्या करते हैं, मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसको उखाड़ देती है। क्यों? उनके कठोर होते हैं, उनके जो पैर, मान लो आप, जो उनको जो खुर होते हैं, जो खुरी बोला जाता है उनको, या फिर जो उनके पैरों के नीचे जो नाखून होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। इससे मिट्टी की जो पतली परत होती है उसको वो उखाड़ देते हैं, और वो उखाड़ने की वजह से क्या हुआ, जैसे हवा चलती है, पानी चलती है, तो इस वजह से क्या हो जाती है, वो बहकर जाने का ज्यादा खतरा रहता है। तो यही है, अति चराई करने से वहां पे घास की भी कमी हो जाती है, साथ के साथ क्या हो सकता है, वहां पर जो ऊपरी जमीन है उसको भी नुकसान देखने को मिल सकता है। तो अति चराई है वो भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है उनके लिए। अगला क्या कर सकते हो, बांधों का निर्माण कर सकते हो। नदियों पर बांध बनाने से आपके सामने जल प्रवाह नियंत्रित होता है। तो अगर आप नदियों पर बांध बना देते हो तो इससे जो जल का जो प्रवाह है वो क्या हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है, और बांध बनाने से अपरदन भी कम होता है। तो भाई बांध बनाने से आप क्या कर देते हो, जो नदियां उनसे जो पानी आ रहा है, एक तो बाढ़ का नियंत्रण होता है, समझ में, आपने चाहा उतना पानी क्या कर लेते हो, रख लेते हो, बाकी के पानी को आप भेज देते हो। समझ में आ गया? दूसरा क्या होता है, आपके सामने बांधों से जो मिट्टी है वो भी आपके सामने वहां पर आके इकट्ठी होती रहती है। तो इससे क्या, जल प्रवाह नियंत्रित रहता है और मिट्टी का अपरदन कम रहता है। ये विधियां मिट्टी को अपनी प्राकृतिक अवस्था में बनाए रखने व उत्पादकता में मदद करती हैं। तो ये कुछ विधियां आपके सामने जो मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने में मदद करती हैं और आपको सुरक्षित रखने में मदद करती हैं। कौन सी एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं। आप क्या कर सकते हो, वर्षारोपण कर सकते हो। आपका खेत है, आपने चारों तरफ मेड़ की तरफ चारों तरफ क्या कर दिया, वृक्षों को लगा दिया ऊंचे ऊंचे, हवा चल रही है तो हवा की वजह के प्रभाव कम हो जाएगा और आपके सामने मिट्टी नहीं उठेगी। तो वर्षारोपण कर सकते हो। पेड़ आपके सामने पानी बहकर आता है उसको भी रोकने का कार्य करते हैं। समुचित जुताई कर सकते हो, सीढ़ीदार खेत बना सकते हो। ये पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है, आपके सामने उपयोगी होता है, जिसमें आप जो पानी है उसके वेग को, बारिश के वर्षा के पानी के वेग को कम कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपके सामने जो मिट्टी है उसका कटाव कम से कम देखने को मिलता है। पट्टीदार खेतों का निर्माण कर सकते हो। फसलों को क्या कर सकते हो आप, पट्टी में लगाना, जहां पर फसलों की जो पट्टियां हैं उसके बीच में घास की पट्टियां लगाई जा सकती है। तो आप क्या कर सकते हो, जो फसलों की जो पट्टियां हैं, जो फसलों की पट्टियां उनके बीच में आप क्या कर सकते हो, घास की पट्टियां लगा दी। इससे क्या होगा, आपके सामने जो अपवर्तन है, मिट्टी का अपवर्तन है वो कम से कम देखने को मिलता है। अगला है फसल चक्र। आप बार बार फसलों को उगा सकते हो, अलग अलग प्रकार की फसलों को बदल बदल कर। इससे क्या है, इससे भी मिट्टी का अपवर्तन है वो कम होता है।
अतिचारण, आप पशुओं को कम से कम कोशिश करो कि मतलब चारण करवाया जाए, घास कम हो, लेकिन इतना भी नहीं कि आपने इतना करा दिया कि घास बिल्कुल खत्म हो गया और उनके जो मिट्टी है उसकी पहली परत को उखाड़ दिया उसने। अगला क्या है, बांध का निर्माण भी करवा सकते हो, बांध के निर्माण से भी मिट्टी है वो आपके सामने रुकती है उसका बनाने से। तो मृदा संरक्षण की कुछ प्रमुख विधियां हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हो। धन्यवाद।